हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों को चाइना एंड जापान की हिस्ट्री का क्वेश्चन बताऊंगा। 7 से 8 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो आप जाकर के प्लेलिस्ट खोल करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है चियांग काई शेक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे 2 क्वेश्चन बनती है चियांग काई शेक से। एक तो ये कि चियांग काई शेक की उपलब्धियों का वर्णन करे, यानी उनकी जीवनी को दर्शाए या उनका जीवनी को से परिचित करवाए। इस तरह से पूछ सकती है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों होगी कि चियांग काई शेक की चीनी को या चीन देश में उनकी देन की व्याख्या करे। उनकी क्या देन रही, उनका क्या योगदान रहा, उनके योगदान को बतलावे। तो दोस्तों, हम अगर दोनों तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम रिलेट करके लिख सकते हैं, कॉमन बना के लिख सकते हैं, क्योंकि जीवनी में भी थोड़ा बहुत बायोग्राफी देना होगा। उसके बाद उनके द्वारा क्या क्या कार्य को बताना होगा, और उनके देन में भी वही आएगी जो चीन में उन्होंने अपना कार्य किया, अपना चीन को इकट्ठा करने के लिए, अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया, उनकी उपलब्धियां में हम दर्शा सकते हैं। तो मैं आज बताऊंगा आप लोग को दोस्तों चियांग काई शेक के कि चीनी में क्या देन रहा, चीन में क्या देन रही उनकी, उन्हीं की देन की हम बात करेंगे। दोस्तों, हम रशिया का हिस्ट्री भी करवा चुका हूँ। इन जो इम्पोर्टेंट था थोड़ा बहुत क्वेश्चन छूट गई है उसमें, वो भी मैं करवा दूंगा, अभी उसमें टाइम है। और चाइना एंड जापान की बात मैं करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन तो करवा चुका हूँ, और 2-3 क्वेश्चन उसमें इम्पोर्टेंट है। कोशिश करता हूँ कि 11 तारीख से पहले मैं अपलोड करने का सोच रहा हूँ कि कर सकता हूँ मैं। तो लेकिन अगर नहीं भी करूँगा दोस्तों, अगर तो आप इसमें जितना क्वेश्चन बतला दिया हूँ मैं, उसमें 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, जो उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आप लिस्ट देख करके वहाँ से आप कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं चियांग काई शेक के बारे में। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, वो भूलिएगा नहीं भी कहे तो भी कर दीजिएगा। तो चियांग काई शेक दोस्तों, इसकी थोड़ा कुछ हम जान लेते हैं बायोग्राफी के बारे में, 2-4 लाइन जो शुरुआती में लिखना होता है हम लोगों को। चियांग काई शेक की दोस्तों जन्म 1887 मतलब यानी कि 1887 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, ये जब 9 साल के थे चियांग काई शेक, तभी इनके पिता का साया इनके सर पर से हट गया था, क्योंकि इनके पिता का डेथ हो चुका था। और इनकी जो माता थी वो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी शुरुआती से ही। तो पिता का उतना लाड़ प्यार नहीं मिल पाया उसको। माता ने, इसकी जो माता थी, उन्होंने इनकी पढ़ाई लिखाई शुरुआती में एक साधारण सा स्कूल में करवाए। जब यह 1900 ईस्वी में जब यह 19 वर्ष की हो जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि यह उस वक्त तक 13 साल की आयु थी, लेकिन इतिहासकार कहते हैं 19। इसका मतलब है कि डेट वहाँ पे गलत दिया जा रहा है, उससे 6 साल और पीछे आएगी डेट उसका, उस हिसाब से। तो बहुत सारे इतिहासकार बहुत सारे डेट देते हैं। 1900 ईस्वी में मान चलिए इसकी आयु 19 वर्ष थी। उस टाइम इन्होंने जापान गए और सैनिक एकेडमी जो फौजी के स्कूल थे वहाँ पर उन्होंने एडमिशन लेना चाहा, लेकिन वहाँ पे उसको एडमिशन नहीं मिला, दाखिला नहीं मिला, जिस कारण वहाँ से उसको लौटनी पड़ी। फिर वो चाइना आते हैं और एक छोटी सी सैनिक स्कूल में एडमिशन करवा के और वहीं पे पढ़ने लगते हैं। और फिर जब यहाँ से अपनी कंप्लीट कर लेते हैं पढ़ाई, फिर जापान जाते हैं, वहाँ पे सैनिक एकेडमी में उसको दाखिला मिल जाती है। और वहीं पे दोस्तों डॉक्टर sun yat-sen से मुलाकात होती है, जो कि बहुत बड़े लीडर थे, क्योंकि कुओमिंतांग दल के संस्थापक थे और एक नए नवयुवक संघ के साथ में संगठन करके चीन में मंचू वंश के पतन के लिए संघर्ष कर रहे थे। वहीं पे उनके विचारधाराओं से प्रभावित हो गए थे बहुत ज़्यादा चियांग काई शेक, और उन्होंने खुला समर्थन दिया डॉक्टर sun yat-sen का, और उनका फॉलोवर बहुत बड़ा फैन बन गया चियांग काई शेक। चियांग काई शेक दोस्तों यह तब सत्ता में आती है जब डॉक्टर sun yat-sen की मृत्यु। डॉक्टर sun yat-sen दोस्तों तुंग मेंग हुई दल की स्थापना 1905 ईस्वी में करती है, जिसका कि नाम बदल करके को तुमिंगांग कर देता है। दोस्तों, चाइना का भी नाम अजीबो गरीब है, कुओमिंतांग करेगा, कुओमिंतांग करने के बाद दोस्तों वो मतलब कि 1911 ईस्वी में उसी दल के बदौलत चीन में क्रांति लाती है। और वहाँ पे दोस्तों जो पहले से मंचू वंश थे उनका पतन करके वहाँ पे अपने सत्ता को उनके अपने हाथों में ले लेते हैं डॉक्टर sun yat-sen। और इस प्रकार से चीन को जो हर एक स्थिति को सुधारने के लिए अपने प्रयास में जुट जाते हैं डॉक्टर sun yat-sen। संभालते हुए दोस्तों जब 1925 ईस्वी तक की इनका जो दौरा रहा, इनका जो अवधि रही डॉक्टर sun yat-sen का, ये चीन को काफ़ी ऊपर ले जाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक चीन में सुधार भी लाई। लेकिन दोस्तों 1925 ईस्वी में डॉक्टर sun yat-sen की मृत्यु हो जाती है। 1925 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद 1926 ईस्वी में
चियांग काई शेक को सत्ता उसके हाथ में दे देता है, यानी कि हस्तांतरित कर देता है, क्योंकि मृत्यु से पहले डॉक्टर sun yat-sen अपने एक मतलब कि वाक्य सेंटेंस में बताया गया था कि मेरे मरने के बाद अगला जो इस दल का नेतृत्व करेगा वो चियांग काई शेक करेगा। 1926 ईस्वी में दोस्तों चियांग काई शेक ने दल को अपने हाथों में ले लिया और यहाँ से नेतृत्व प्रदान करने लगा चियांग काई शेक। इनके दोस्तों सत्ता लेते ही 1926 में सत्ता आते ही 1927 में इनके जो कुओमिंतांग दल थे यह विघटित हो गया, इसमें विघटन हो गया, क्योंकि दोस्तों 1927 ईस्वी में जो साम्यवाद थे, इसमें संघवाद थे, जुटे हुए थे, वो इनसे अलग हो गया। और अलग होने के साथ ही 1928 ईस्वी में दोस्तों चीन में गृह युद्ध की प्रारंभ हो गया। अब चियांग काई शेक खुद के ही देश में खुद के आदमी से लड़ना उनको पड़ा। पूंजीपति वर्ग जो थे, जो उच्च वर्ग के थे, शिक्षित वर्ग थे, ये सभी चियांग काई शेक का समर्थन नहीं दे रहे थे और सभी इनसे विद्रोह करने लगे थे। उधर साम्यवाद भी इनका दुश्मन बन चुके थे और चियांग काई शेक चारों ओर से दुश्मनों से घिर चुके थे। लेकिन दोस्तों चियांग काई शेक को शुरुआती पीरियड में काफ़ी जीत मिली थी। जब वो उत्तरी चीन से दक्षिणी चीन की ओर प्रवेश कर रहे थे तो हर जगह उनको जीत मिल रही थी, क्योंकि उस टाइम चीन में काफ़ी भ्रष्टाचारी और बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, आपसी मतभेद था, जिस कारण से चियांग काई शेक आसानी से अपनी सत्ता में पकड़ बनाने में सफल हो पाया। शुरुआती दौर में इन्होंने पेकिंग के ऊपर 1928 में पेकिंग पे नानकिंग के ऊपर भी अपना सत्ता जमा लिया। नानकिंग को सत्ता जमाने के बाद दोस्तों नानकिंग को अपना राजधानी भी घोषित किया। जिस टाइम दोस्तों ये संघर्ष कर रहे थे उस टाइम विदेशियों का थोड़ा बहुत इनको साथ मिला, कि विदेशी को भगाने में अपना बहुत कम समय दे पाते थे। विदेशियों को भगाने के बजाय साम्यवाद से दुश्मनी क्या करते थे, जो सबसे बड़ी भूल थी। इंडिया में भी ऐसा हुआ था, बाहरी से लड़ने के बजाय अंदर से ही लड़ा, इसलिए फूट डालो शासन करो का नीति करके अंग्रेज खूब जाके 2 साल तक इनके ऊपर गुलाम बना के रखा और शासन किया। वही बात वहाँ भी हुई दोस्तों। चियांग काई शेक को विदेशियों से लड़ना चाहिए था, वो विदेशी से न लड़के साम्यवाद से लड़ने लगे और उनके पीछे ऐसे हाथ धोके पड़ गए जैसे यानी कि वो आवारा पशु हो। उनके खून करने के लिए उनके पीछे दौड़ के उनको खून किया जा रहा था साम्यवाद के सदस्यों के, और वहाँ के शिक्षित वर्ग के जितने भी नवयुवक थे सभी को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जा रहा था। चियांग काई शेक के द्वारा दोस्तों ब्लू शर्ट नामक एक आतंकवादी संगठन भी गठित किया गया था, जिसका काम था कि जो साम्यवाद के दल के सदस्य हैं उनको गिरफ्तार करो या उसको मार डालो, हत्या कर डालो। इतनी खतरनाक दल की गठन किया गया था चियांग काई शेक के द्वारा। जिस टाइम दोस्तों चीन में संघर्ष हो रहा था उस टाइम साम्यवाद भी काफ़ी उग्रवादी के रूप में उभरे थे, क्योंकि विदेशों वो उससे नहीं डरते थे। कुओमिंतांग दल के नेता चियांग काई शेक से उसको उतनी दुश्मनी नहीं थी साम्यवाद को जितनी की विदेशों से थी। उनका सोच था कि विदेशों को खदेड़े, विदेशों को बाहर करे। उन्होंने विदेशियों को हत्या करने तक का भी प्रयास किया और काफ़ी विदेशी का हत्या कर दिया। हत्या करने के कारण विदेशी काफ़ी क्षुब्ध हो गए थे साम्यवाद दल से। जब सत्ता में आए जब नानकिंग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिए 1928 ईस्वी में चियांग काई शेक, तो विदेशियों ने इनसे मांग की जो हमारे विदेशी भाइयों का हत्या किए थे साम्यवाद दल, उनको दंड दिया जाए। तो चियांग काई शेक ने प्रॉमिस किया जरूर दिया जाएगा। और मेरे चियांग काई शेक का कहना था मेरे जीवित रहते हुए साम्यवाद के दल के ऊपर नजर रखा जाएगा और उन पर नियंत्रण रखा जाएगा। इस वचन से साम्यवाद दल और चियांग काई शेक में बहुत गहरा दोस्ती की जगह दुश्मनी, वैसे तो विघटित हो ही चुकी थी, अब दुश्मनी काफ़ी बढ़ गई थी। दोनों में अब आमने सामने आ गए थे, दोनों में आपसी संघर्ष होने लगा था। लेकिन चियांग काई शेक हमेशा साम्यवादी दल को दबाने में ही लगे हुए थे। और इस तरह से जब नानकिंग को, पेकिंग को, बहुत सारे जगह पे दोस्तों कैंटेन को, इस सब पे सभी जगह पे अपना अधिकार कर लिए थे, तब साम्यवाद को चाहते थे कि इनका विनाश करके देश में सिर्फ एक ही संस्था हो और तब जाके हम राष्ट्रीयता का निर्माण कर सकेंगे, एक राष्ट्र का उसको संस्थापक बन सकेंगे। इस उद्देश्य से चियांग काई शेक दोस्तों हमेशा संघर्ष करते रहे। संघर्ष क्या हुआ, अपने देशों में अपने भाइयों को ही मारते रहे और बहुत सारे साम्यवाद दल के नेताओं को और शिक्षित वर्ग को गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिए थे, जिस कारण से वहाँ के लोग भी आक्रोश हो गए थे, चियांग काई शेक के खिलाफ आ गए थे। यही कारण दोस्तों रहा कि जब 10 से 15 साल के अंदर चियांग काई शेक कुओमिंतांग दल की समाप्ति हो जाती है, यानी उसका विघटन हो जाता है। फिर साम्यवाद की सरकार आ जाती है, क्योंकि इनकी जो नीति थी वो भ्रष्टाचार की नीति थी, घूसखोरी की नीति थी।
क्योंकि साम्यवाद जो कुओमिंतांग दल था दोस्तों, इनके अंदर जो भी कर्मचारी थे सभी घूसखोर थे। छोटे से लेकर बड़े तक सभी रिश्वत लिया करते थे, एक दूसरे को हीन के नज़र से देखा करते थे, विदेशियों को ज़्यादा अधिकार दिया करते थे, उन लोगों को ज़्यादा सहूलियत दिया करते थे। यहाँ पे आम लोगों के लिए कुछ नहीं था। और कुओमिंतांग की और गलती दोस्तों, उन्होंने चीन में जो बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग थे उन लोगों को ज़्यादा प्रावधान दिया, उन लोगों से ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन जो आम लोग थे उन लोगों के ऊपर पलट के देखा तक भी नहीं। जिस कारण दोस्तों चीन की जनता भी साम्यवाद दल कुओमिंतांग दल के नेता चियांग काई शेक से घृणा करने लगे, इनका विरोध करने लगे। सभी लोग नहीं चाहते थे कि अब कुओमिंतांग दल आगे बढ़े, सभी का एक ही सोच था कि साम्यवाद को सत्ता में लाया जाए। जिस कारण से दोस्तों कुओमिंतांग दल बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। कम ही दिनों में इनकी समाप्ति देखने को मिला चीन में, और एक नई चेहरा उभर के सामने आया, एक नया दल उभर के सामने आया जिसे साम्यवाद कहा गया, और चीन में साम्यवाद सरकार की स्थापना हुई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों कि चियांग काई शेक की जो एक गलती, इन्होंने जो गलती की, चीन की सरकार की सत्ता ही पलट दी और कुओमिंतांग दल का विघटन हो गया, और अंततः दोस्तों साम्यवाद सरकार सत्ता में आ गई और चीन को एक व्यवस्थित ढंग देकर एक नया रास्ता दिखा करके आगे ले जाने का प्रयास किया। तो यही दोस्तों थी चियांग काई शेक की देन। इसको आप उसके जीवनी बायोग्राफी यानी कि उपलब्धि में भी रिलेट करके लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो एग्जाम को लेकर के। तो मैं नेक्स्ट वीडियो ही चाइना एंड जापान का जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा वो मैं बता दूंगा। अभी आपको मैंने टाइपिंग का विद्रोह करवा चुका हूँ, प्रथम और द्वितीय अफीम युद्ध करवा चुका हूँ। इसके बाद एक बॉक्सर विद्रोह है दोस्तों, उसको मैंने करवाया, वो करवा दूंगा। आज मैंने चियांग काई शेक के बारे में करवा दिया हूँ, रूस जापान युद्ध के बारे में भी करवा चुका हूँ। और भी वीडियो है, जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, जो करवा दिया हूँ कर लीजिएगा। और रूस चीन जो जापान चीन युद्ध होगा 1894-95 का, उसको मैं करवा दूंगा। जय हिंद दोस्तों।